हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका टाइटल है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। फटाफट से देखते हैं कि इस चैप्टर में हमने कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ चेंजेस, देन केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, करोजन एंड देन रेंसिडिटी। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नाउ। हम अपने आसपास देखते हैं कि बहुत सारे सब्सटेंसेस जो हैं दे अंडरगो चेंजेस। हम एग्जांपल लेके बात करते हैं। अगर हम एक आयरन नेल लेते हैं और इस आयरन नेल को ह्यूमिड इन्वायरमेंट यानी कि नमी वाले एटमॉस्फेयर के अंदर लंबा समय ऐसे ही छोड़ देते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? वी ऑब्जर्व दैट दिस आयरन नेल गेट्स रस्टेड। जंग लग जाएगा, इसका कोरोजन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या है? ये चेंज है। इसी तरह से अगर हमारे पास एक आइस का क्यूब हो और हम उसको रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो आइस है ये मेल्ट करना स्टार्ट कर देती है। इसी तरह से फूड की जो कुकिंग है ये भी क्या है? ये भी एक बहुत जबरदस्त चेंज है। मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होना, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ चेंज। सो हम कह सकते हैं कि सब्सटेंसेस अंडरगो चेंजेस इन वेरियस सिचुएशंस। सम ऑफ द एग्जांपल्स आर आयरन के ऑब्जेक्ट को रस्ट लग जाना, उसका कोरोजन हो जाना, फूड की कुकिंग होना, फूड का डाइजेस्ट होना, ग्रेप्स की फर्मेंटेशन होना जैसे कि वाइन वगैरह बनाने के लिए, या फिर मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट हो जाना, या समर्स में अगर हम रूम टेम्परेचर पे रखते हैं मिल्क को तो उसका भी खराब हो जाना, एंड हमारी रेस्पिरेशन। ये सब क्या है? दीज ऑल आर चेंजेस। तो फिर ये चेंजेस की टाइप्स कौन सी हैं? चेंजेस की बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं: फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस एंड रेडियो एक्टिव चेंजेस। फिजिकल चेंजेस क्या हैं? जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस या प्रोडक्ट नहीं बनता। जो भी सब्सटेंस हमारे पास है उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होगी। केमिकल चेंजेस में क्या होता है? नए केमिकल सब्सटेंसेस, नए मॉलिक्यूल्स बनते हैं, नई केमिकल बॉन्डिंग होती है। और रेडियो एक्टिव चेंजेस के अंदर क्या है? रेडिएशंस एमिट आउट होती हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। हम एक एक करके इन चेंजेस के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं आइस की। यहाँ पर हमारे पास एक आइस क्यूब है। ये जो आइस है ये किसकी बनी होती है? इट इज फॉर्म्ड ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। लेकिन यहाँ पर आइस में क्या है? ये जो H2O के मॉलिक्यूल्स हैं ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। अगर इस आइस को हम पिघला दें तो ये क्या हो जाएगी? ये लिक्विड फॉर्म में यानी कि जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है उसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो नहीं चेंज हो रहा लेकिन स्टेट चेंज हो रही है, यानी कि ये लिक्विड स्टेट में है। इसी तरह से अगर इस पानी को हम बॉयल करते हैं तो क्या होगा? वेपर्स मिट आउट होंगे, भाप बननी शुरू हो जाएगी। ये जो भाप है इसके जो वाटर के वेपर्स हैं उनमें भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं चेंज हो रहा लेकिन स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रही है, यानी कि यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स गैसियस फेज में है। तीनों ही स्टेट्स में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और जो स्ट्रक्चर है वाटर की दैट रिमेन्स द सेम। इट मीन्स ये किस तरह की चेंज है? इसमें चेंज हम ऑब्जर्व करते हैं इन द स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फेजेस में चेंज हो रहा है मैटर। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लो कि हमारे पास कोई जो है एक मेटल का पीस है। सपोज ये आयरन है, ठीक है। हम ये जो आयरन है इसको हीट करते हैं। अगर हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? इसको एनर्जी मिलेगी। किसी भी सॉलिड के अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। उससे क्या है कि जितने भी इनके पार्टिकल्स हैं वो बड़े क्लोजली एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं। अब अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हैं इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी जो है उस फॉर्म में एनर्जी जो है वो चली जाएगी। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी जो है वो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स के अंदर बढ़ जाएगी, क्या होगा? उनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होने शुरू हो जाएंगे, यानी कि अब ये जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे से दूर होने शुरू हो जाएंगे। देखने में हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो सॉलिड है ये अब स्लोली एंड स्लोली हमें मोल्टन फॉर्म में दिखाई देगा। ये जो मोल्टन फॉर्म है इसको अगर हम सांचों में भर दें तो हम किसी भी शेप में इसको ढाल सकते हैं।
चाहे इसकी बेल बना लो, चाहे आयरन नेल बना लो, चाहे कोई बैंगल्स बना लो, कुछ भी बना लो। तो अब इन सभी केसेस में चेंज तो हो रहा है, लेकिन क्या चेंज हो रहा है? शेप ही चेंज हो रही है। ये तो नहीं है कि बेल के अंदर जो आयरन है उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई हों, या आयरन नेल के अंदर जो आयरन है उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई हों। जो प्रॉपर्टीज इस सॉलिड ब्लॉक में थी, सेम प्रॉपर्टीज जो है वो इन चीजों में भी हम ऑब्जर्व करेंगे। और ये जो चेंजेस हैं ये रिवर्सिबल हैं। जैसे अगर आपके पास कोई मेटल ब्लॉक है, आप उसको मेल्ट करके चाहे उसको शीट की फॉर्म में आप ढाल लो, ठीक है, चाहे आप किसी फॉर्म में जैसे कि बेल फॉर्म में, आयरन नेल या किसी और फॉर्म में ढाल लो। जब आप चाहो इसको दोबारा से मेल्ट करो, चाहे बेशक इसको फिर से क्यूब की फॉर्म में आप इसको ढाल लो। तो ये चेंजेस क्या हो गई? ये चेंजेस हो गई रिवर्सिबल चेंजेस। इस तरह की चेंजेस को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस। सो फिजिकल चेंजेस, सबसे पहली बात क्या होती है? फिजिकल चेंजेस जो है ये रिवर्सिबल चेंजेस होती हैं। इनमें किसी तरह का भी कोई न्यू मॉलिक्यूल नहीं बनता और किसी तरह की कोई न्यू केमिकल बॉन्डिंग भी नहीं होती। ठीक है जी। हम चेंजेस के कुछ और भी एग्जांपल्स लेके देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखो एक प्रोसेस है कंबस्शन, ठीक है। कंबस्शन में यहाँ पर हमें बर्निंग ऑफ वुड की डायग्राम जो है वो दिखाई दे रही है। ये जो वुड है इट इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, यानी कि इनका जो मेन कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल है वो क्या होता है? कार्बन होता है। अब कंबस्शन में क्या है कि ये जो कार्बन है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर की, और ये बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज होती है। ये एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है? लाइट एंड हीट की फॉर्म में, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जब वुड जो है ये बर्न कर जाएगी, ये ऐश में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या ये पॉसिबल है कि हम ऐश को दोबारा से वुड में कन्वर्ट कर दें? है पॉसिबल? नहीं ना। इट मीन्स दिस चेंज इज इरिवर्सिबल। इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। एक बारी वुड जो है वो बर्न हो गई मीन्स हो गई, वो कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है, उसको हम दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमें एक गैस स्टोव दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर दो केटल्स रखी हुई हैं, मे बी कि इनकी इसके अंदर चाय बन रही हो। अब यहाँ पर अगर ये गैस स्टोव जल रहा है तो ऑब्वियसली एलपीजी जो है उसकी क्या हो रही है? कंबस्शन हो रही है, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि जितनी एलपीजी की एक बारी कंबस्शन हो जाएगी वो दोबारा हम रिवर्ट नहीं कर सकते। ये नहीं है कि हम दोबारा एलपीजी बना लें उससे, ये पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली अगर यहाँ पर टी बन रही है तो टी जो है कुछ रॉ मटेरियल से बनती है, जैसे कि दूध हो गया, पानी हो गया, शुगर है, या फिर टी लीव्स है। तो जो कंकोक्शन बन गई टी, उसको दोबारा हम पानी के अंदर या दूध के अंदर सेपरेटली कन्वर्ट तो नहीं कर सकते। इट मीन्स ये किस तरह की चेंज है? ये भी जो है ये इरिवर्सिबल चेंज है। सो इरिवर्सिबल चेंज है और न्यू मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, न्यू प्रॉपर्टीज जो हैं उनके अंदर हैं। तो इस तरह की जो चेंजेस हैं उनको हम क्या कहते हैं? इस तरह की चेंजेस को हम कहते हैं केमिकल चेंजेस। अब हमने ये देखना है कि किसी तरह की अगर केमिकल चेंज हो रही है तो उसमें कौन से इवेंट्स होते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें कि ये केमिकल चेंज है। तो एक तो पहचान होती है कि चेंज इन कलर, यानी कि कलर चेंज हो सकता है। यहाँ पर देखो आपके पास एक सब्सटेंस है, ठीक है। ये जो सब्सटेंस है इसका यहाँ पर हमें ब्लू कलर नजर आ रहा है। आफ्टर द रिएक्शन, आफ्टर द चेंज, अगर इसका कलर चेंज हो गया तो ये भी एक इंडिकेशन है कि ये जो चेंज है ये केमिकल चेंज है। इसी तरह से किसी भी दो सब्सटेंसेस को आप मिलाते हो, मिक्स करते हो, तो वहां से अगर किसी तरह की कोई गैस जो है वो इवॉल्व होती है, गैस निकलती है, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि ये एक केमिकल चेंज है। सिमिलरली आपने दो सब्सटेंसेस को मिक्स किया, ठीक है, और किसी भी दो रिएक्टेंट्स को मिक्स करने के बाद अगर उसके अंदर किसी तरह के कोई प्रेसिपिटेट्स बन जाएं, तो ये जो प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन है ये भी हमें इंडिकेट करती है कि ये जो चेंज है ये इरिवर्सिबल है और ये केमिकल चेंज है। इसी तरह से चेंज इन टेम्परेचर भी हो सकता है। देखो ये जो टेम्परेचर है ये बढ़ भी सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। कई बार इस तरह की चेंजेस होंगी कि रिएक्शन के बाद बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो अगर आप बीकर को हाथ लगाओगे तो बहुत ज़्यादा गर्म लगेगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे उनके बारे में, लेकिन टेम्परेचर तो चेंज हुआ।
टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज भी हो सकता है। जैसे अगर आपके पास दो रिएक्टेंट्स हैं, आपने उसको मिक्स किया तो क्या हुआ, रिएक्शन मिक्सचर जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, इट मीन्स उसमें भी टेम्परेचर चेंज हो गया है। तो मे बी कि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो। तो इस तरह से अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो ये भी हमें केमिकल चेंज की ही इंडिकेशन देता है। इन सब इवेंट्स को अगर हम सम अप करें तो हम ये कह सकते हैं कि एक केमिकल चेंज या एक केमिकल रिएक्शन जो है उसमें कौन से इवेंट्स हो सकते हैं। या तो चेंज इन स्टेट हो, यानी कि सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाए, या कलर में चेंज हो जाए, या गैस कोई इवॉल्व हो, या टेम्परेचर बढ़ जाए या कम हो जाए, या फिर प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो। तो इस तरह की चेंजेस जो हैं वो केमिकल चेंजेस होती हैं। अगर हम फिजिकल चेंजेस को केमिकल चेंजेस के साथ कंपेयर करें तो हम क्या कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि फिजिकल चेंजेस जो हैं वो रिवर्सिबल होती हैं, यानी कि उल्टाई जा सकती हैं। कोई नया केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा, कोई नया मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। जबकि केमिकल चेंजेस के अंदर क्या है कि ये इरिवर्सिबल चेंजेस हैं, नए केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, नए मॉलिक्यूल्स ही बनते हैं जिनको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। और रिएक्टेंट्स जो हैं ये केमिकल चेंज के बाद प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और इन प्रोडक्ट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिएक्टेंट से अलग होती हैं। इन्हीं केमिकल चेंजेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। और ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले पार्ट ऑफ द वीडियो में। लेकिन सम अप करने से पहले थर्ड टाइप ऑफ चेंजेस जो है उनके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता दूं। हालांकि वो जो है हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देते हैं। थर्ड टाइप ऑफ चेंजेस आर नोन एज रेडियो एक्टिव चेंजेस। रेडियो एक्टिव चेंजेस जो है ये स्पेशल सब्सटेंसेस में होती हैं। उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं इनके न्यूक्लियस जो है वो होते हैं अनस्टेबल। तो अनस्टेबल न्यूक्लियस होने के कारण ये जो है कई बारी न्यूक्लियर फिशन में चले जाते हैं। ठीक है, इस फिजन में जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक एलिमेंट जो है वो दो दूसरे एलिमेंट्स के अंदर ब्रेक डाउन कर जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं एग्जांपल यूरेनियम की। तो ये एक रेडियो एक्टिव यूरेनियम एलिमेंट है। इसका न्यूक्लियस अनस्टेबल है, ये एक न्यूट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और बेरियम और क्रिप्टॉन के अंदर ये ब्रेक डाउन कर जाता है। हालांकि इसके साथ ही 3 न्यूट्रॉन्स जो है वो भी रिलीज होते हैं एंड ह्यूज सम ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ये जो ह्यूज सम ऑफ एनर्जी है, चाहे तो हम इसको कंस्ट्रक्टिवली यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको कंट्रोल्ड वे में और जुडिशियसली ना यूज किया जाए तो ये बहुत ज्यादा तबाही भी मचा सकती है। और न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर ये रेडियो एक्टिव चेंजेस जो है यही जो है बेसिक प्रिंसिपल यूज होता है। तो इसके साथ ही ये पार्ट ऑफ द वीडियो हम सम अप करते हैं और अगले पार्ट में हम डिटेल में पढ़ते हैं अबाउट द केमिकल रिएक्शंस।